कहानी की शुरुआत होती है साल 2035 में। इस समय तक इंसान पृथ्वी से दूर मंगल ग्रह पर कदम रख चुका है, लेकिन नासा के तीसरे मिशन एरिस 3 के दौरान एक खतरनाक हादसे में उस लाल ग्रह पर एक इंसान अकेला छूट जाता है। उसके पास न ऑक्सीजन, न खाना और न ही कोई मदद थी। था तो सिर्फ एक लाल बंजर ग्रह और जिंदा रहने का हौसला। द मार्शियन एक ऐसे ही एस्ट्रोनॉट की कहानी है जो हर हाल में जिंदा रहने की जंग लड़ता है। पर सवाल ये है कि क्या वो वापस पृथ्वी पर लौट पाएगा या हमेशा के लिए मंगल की मिट्टी में दफन हो जाएगा। शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो मार्स की एसिडिलिया प्लैनेटिया नाम की जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। ये कुल 6 एस्ट्रोनॉट होते हैं। कमांडर लुइस, मार्क वॉटनी, जोहानसन, वोगल, मार्टिनेज और बैक, जो कि नासा के एरिस 3 के जरिए मार्स पर एक मिशन के लिए आए होते हैं। उनका शिप मार्स पर 18 सोल पहले लैंड हुआ था और तब से ही वो मार्स पर अपना काम कर रहे हैं। मार्स के एक दिन को एक सोल कहा जाता है, तो आगे जब भी मैं वीडियो में सोल बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं मार्स के एक दिन की बात कर रहा हूं। ये सभी हैप नाम की एक फैसिलिटी में रहते हैं जहां उनके लिए ऑक्सीजन, खाना, पानी आदि उपलब्ध है। सोल 19 को वे सभी एस्ट्रोनॉट एक आम दिन की तरह अपना काम कर रहे होते हैं, जिनमें इन्हें वहां पर मिट्टी के सैंपल्स लेने होते हैं। तभी उन्हें नासा से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपना मिशन रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। मार्स से निकलने के लिए जिस स्पेसक्राफ्ट का यूज किया जाता है उसका नाम मेव होता है। इससे पहले कि वे लोग मेव तक पहुंचते तूफान आ जाता है। वे लोग जैसे तैसे मेव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मार्क वॉटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से उनके हैप का एंटीना टूटकर टकरा जाता है, जिस कारण वो तूफान में उड़कर दूर चला जाता है और उसका ट्रैकर भी बंद हो जाता है, जिस कारण पूरी टीम को लगता है कि मार्क मर चुका है और वे सभी मेव की ओर बढ़ते रहते हैं। हालांकि इनकी कमांडर लुइस मार्क को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता और न ही उससे कोई संपर्क हो पाता है, जिस कारण कमांडर भी हार मानकर मेव में आ जाती है और फिर ये लोग इमरजेंसी लॉन्च करके मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे हर्मेस नाम के अंतरिक्ष यान में आ जाते हैं, जिसकी मदद से उन्हें पृथ्वी पर ले जाया जाएगा। लेकिन अगली सुबह मार्स पर तूफान शांत हो जाता है तो वहां पर दिखाते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उस एंटीना का तार उसके सूट को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गया, लेकिन खून और तार ने मिलकर उसके सूट के प्रेशर को स्टेबल रखा और सूट से ऑक्सीजन को लीक होने से बचा लिया, जिस कारण उसकी जान बच गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को हैप से बहुत दूर अकेले पाता है। वह समझ गया था कि बाकी सभी तूफान से बचने के लिए यहाँ से कल रात निकल गए होंगे। वह जैसे तैसे हैप तक पहुँचता है और अपने अंदर से उस वायर को बाहर निकालता है। उसे पता था कि वो यहाँ मारा जाएगा क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी नहीं है और न ही नासा से संपर्क करने का कोई तरीका। मगर वो यहाँ मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसा सोचा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मार्क ने एक सर्वाइवल प्लान बनाया जिसमें उसने सोचा कि वो नासा के एरिस 4 मिशन का इंतजार करेगा और जब वो मार्स पर आएगा तब मार्क उनके साथ ही वापस चला जाएगा। लेकिन एरिस 4 मिशन को लॉन्च होने में अभी कुछ साल बाकी थे और इतने वक्त तक जिंदा रहने के लिए मार्क ने मंगल पर खेती करने का फैसला किया। उसके पास कुछ आलू होते हैं और वो वहाँ आलू उगाने का फैसला करता है। इसके लिए वो मार्स की मिट्टी को हैब में लाता है और क्योंकि मार्क एक बॉटनिस्ट होता है तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, इसलिए वो सबसे पहले आलू बोता है। लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत थी और मार्स पर पानी नहीं होता है। पर अच्छी खबर यह है कि उसे पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और इस काम को करने के लिए वॉटनी के पास सारे साधन होते हैं और वो पानी बनाना शुरू कर देता है। जब वो पहली बार कोशिश करता है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने के कारण एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरीके से वाष्पीकरण होता है जिससे वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहाँ पर पानी बन जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा द्वारा मीडिया को यह बता दिया जाता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया में यह खबर फैल जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। पर अगले दिन जब नासा की ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स के फोटोज देख रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उनके जो इक्विपमेंट थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए हैं
वह तुरंत मार्स प्रोग्राम के हेड विंसेंट कपूर को बुलाती हैं और बताती हैं कि सोलर पैनल्स को साफ किया गया है, साथ ही रोवर को उसकी जगह से हटाया गया है। यह सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। वो ये बात नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को भी बताता है। वे सभी ये फैसला करते हैं कि इस खबर को मीडिया को बता देंगे, लेकिन हर्मीस में पृथ्वी पर आ रहे बाकी क्रू को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, ताकि उन्हें दुख ना हो और वे इस गिल्ट में ना रहे कि उन्होंने मार्क को मंगल पर मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मार्क को अब मंगल ग्रह पर फंसे 70 सोल बीत चुके थे। अब तक उसने खाने और पानी का बंदोबस्त तो कर लिया था, पर अब उसे मंगल ग्रह से निकलने की प्लानिंग बनानी थी। मार्क को पता था कि नासा का अगला एरिस 4 मिशन 4 साल बाद सेपली क्रेटर पर उतरेगा, जो मार्क की मौजूदा लोकेशन से 3200 किलोमीटर दूर था। मार्क को मंगल ग्रह से निकलने के लिए 4 साल बाद किसी तरह उस जगह पर पहुंचना था। मार्क के अनुमान से वहां तक पहुंचने के लिए उसे 50 दिन लगने वाले थे। इसके लिए मार्क ने उसी वक्त तैयारियां शुरू कर दी। उसका एक रोवर जो चलने की हालत में नहीं था, मार्क ने अपना साइंटिफिक दिमाग का इस्तेमाल करके उसके कुछ जरूरी पार्ट्स को दूसरे रोवर में लगा दिया, जिससे अब वो ज्यादा दूरी तक सफर कर सकता था। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी, ठंड की। रात के वक्त मंगल ग्रह पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती है। इसका हल निकालने के लिए मार्क ने उस न्यूक्लियर बैटरी को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, जिसे मंगल पर पहुंचते ही उसकी टीम ने जमीन में दफना दिया था, क्योंकि अगर गलती से भी बैटरी को कोई नुकसान पहुंचा तो उसे रेडिएशन निकलेगी और उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान परलोक सिधार जाएगा। हालांकि मार्क ने जोखिम उठाते हुए सावधानी से उसे अपने रोवर में लटका दिया, जिससे उस बैटरी से निकलने वाली हीट से उसकी ठंड की समस्या दूर हो गई। उधर पृथ्वी पर मार्क को बचाने के लिए नासा ने कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने JPL यानी जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी, जो नासा के लिए प्रोब और स्पेसशिप बनाने का काम करती है, उन्हें 3 महीने के अंदर प्रोब बनाने का मुश्किल काम सौंपा। JPL के डायरेक्टर ब्रूस और उसकी टीम पर बड़ा दबाव आ चुका था, क्योंकि आमतौर पर किसी भी प्रोब को बनाने में उन्हें 6 महीने का समय लगता है। नासा का प्लान ये था कि इस प्रोब के जरिए पहले वो मार्क के लिए 4 साल तक जिंदा रहने के लिए सारे ज़रूरी सामान भेजेंगे। फिर 4 साल बाद एरिस 4 की टीम मंगल पर उतरेगी तो वो मार्क को भी अपने साथ वापस ले आएंगे। इस तरह JPL की टीम भी प्रोब बनाने में जुट गई। वहीं टेडी सैंडर्स ने कम्युनिकेशन इंजीनियर मिंडी को भी सैटेलाइट्स के जरिए मार्क की हर गतिविधि पर नज़र बनाए रखने का पूरा अधिकार सौंप दिया। उधर दूसरी ओर मार्क के बोए हुए आलू की फसल अब तैयार हो चुकी थी। मार्क ने बड़े आलू को खाने के लिए रख लिया और छोटे आलू को फिर से बो दिया। इस तरह मार्क अपने खाने का इंतजाम करता जा रहा था। लेकिन मार्क जानता था कि जब तक वह नासा से बातचीत करने का कोई जरिया ढूंढ नहीं लेता, तब तक उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। बहुत दिन सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। वह उसी वक्त अपने रोवर में बैठकर किसी अनजान सफर पर निकल गया। यह देखकर उस पर नजर रख रहे मिंडी और कपूर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि मार्क 13 दिनों से लगातार किसी अनजान दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार्क आखिर कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी कपूर के दिमाग की बत्ती जली। उसने जब क्रेटर के नक्शे पर मार्क के बढ़ने की दिशा को आउटलाइन किया तो उसे समझ आ गया कि मार्क उस पाथफाइंडर रोवर की ओर बढ़ रहा है, जिसे 1996 में नासा ने मंगल ग्रह पर उतारा था। उस पाथफाइंडर का काम था मार्स पर रहकर वहां की मिट्टी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और वातावरण से संबंधित जानकारी को नासा तक पहुंचाना। हालांकि उसकी बैटरी खराब हो जाने की वजह से 1997 में ही नासा का उससे संपर्क टूट गया था। कपूर का अंदाजा बिल्कुल सही था। मार्क ने उस पाथफाइंडर को ढूंढ निकाला जो इतने सालों में रेत में दफन हो चुका था। मार्क उसे रेत से निकालकर अपने हैब ले आया। हालांकि मार्क नासा से तभी संपर्क कर सकता था जब नासा के पास वैसा ही पाथफाइंडर मौजूद हो। ये बात पता चलते ही कपूर भी कैलिफोर्निया में स्थित JPL पहुंच गया, जहां उस पाथफाइंडर का एक और मॉडल मौजूद था। कपूर ने वहां उन सभी साइंटिस्ट को पहले से ही बुला रखा था जिन्होंने 1997 के दौरान उस पाथफाइंडर पर काम किया था। उधर दूसरी ओर मार्क ने पाथफाइंडर की खराब बैटरी को निकालकर उसे हैब के पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया और खुशकिस्मती से पाथफाइंडर दोबारा स्टार्ट हो गया। मार्क ने जैसे ही उसका एंटीना पृथ्वी की ओर घुमाया, वैसे ही JPL में मौजूद पाथफाइंडर को भी उसका सिग्नल मिल गया। ये देखकर कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि मार्क के पाथफाइंडर का कंट्रोल JPL के टेक्नीशियन टीम के हाथ में था। टीम ने तुरंत पाथफाइंडर का कैमरा ऑन किया, जिससे मार्क का कैमरा भी ऑन हो गया। ये देखकर मार्क को अंदेशा हो गया कि कोई तो उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मार्क ने बिना देरी के तुरंत एक बोर्ड पर यह सवाल लेकर कैमरे में दिखाया कि क्या किसी को उसका सिग्नल मिल रहा है।
साथ ही सवाल के एक तरफ हाँ का बोर्ड लगाया और दूसरी तरफ ना का बोर्ड लगाया। ये सवाल देखकर कपूर की टीम ने कैमरे को हाँ की तरफ घुमा दिया, जिसके कुछ देर बाद मार्क का भी कैमरा हाँ की तरफ मुड़ गया। ये देखकर मार्क भी बहुत खुश हो गया। लेकिन अब भी मार्क के लिए कपूर से बातचीत करना आसान नहीं था, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी अधिक होने के कारण एक सवाल कपूर तक पहुंचने और कपूर का कैमरे को घुमाकर जवाब देने में 1 घंटे का समय लग रहा था। और ऊपर से केवल मार्क ही कपूर से सवाल पूछ सकता था, वो भी हाँ या ना में, जबकि कपूर के उससे बात करने का कोई जरिया नहीं था। इस पर मार्क ने अपने साइंटिफिक दिमाग को काम पर लगाया। मार्क जानता था कि पाथफाइंडर का कैमरा 360 डिग्री यानी कि एक फुल सर्कल में रोटेट हो सकता है, इसलिए मार्क ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चुना। हेक्साडेसिमल के नंबर्स को SCII कोड में कन्वर्ट करके शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरी ओर विंसेंट की टीम ने भी हेक्साडेसिमल को पाथफाइंडर के चारों ओर लगाकर मार्क से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि यह तरीका बहुत धीमा था, इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने मार्क को कुछ कोड्स भेजे, जिसकी मदद से मार्क अपने रोवर को पाथफाइंडर से जोड़कर रोवर के जरिए टेक्स्ट मैसेज में बात कर सकता था। नासा ने मार्क को संदेश भेजा कि उन्होंने मार्क का रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है और वो पहले उसके लिए जरूरी सामान भेजने वाले हैं। ये संदेश पढ़कर मार्क के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और अब उसे बचने की उम्मीद नजर आने लगी। मार्क ने नासा से पूछा कि क्या उसकी टीम को पता है कि वो जिंदा है। इस पर नासा ने ना में जवाब दिया, जिसे पढ़कर मार्क को काफी गुस्सा आया, मगर ये फैसला उसके हाथ में नहीं था। और क्योंकि अब नासा ने मार्क से संपर्क कर लिया था, तो उन्होंने क्रू को यह खबर देने का फैसला किया। दूसरी ओर अंतरिक्ष में कमांडर लुइस और उसकी टीम अपने स्पेसशिप हर्मीस में लगातार पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। ये सभी इस बात से निराश थे कि मार्क अब उनके बीच नहीं रहा। लेकिन तभी उन्हें एरिस 3 मिशन के फ्लाइट डायरेक्टर मिच का एक वीडियो संदेश मिला। मिच ने उन्हें बताया कि मार्क अभी जिंदा है और मंगल पर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सुनकर मार्क की टीम सदमे में आ गई। हालांकि उन्हें मार्क के जिंदा होने से खुशी तो हुई, पर उसे अकेला छोड़ देने का पछतावा भी हो रहा था। मार्क को मंगल ग्रह पर फंसे 4 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। इस दौरान वो लगातार नासा को अपने और अपने हैप की कंडीशन की अपडेट भेजता रहता था। सारी दुनिया मार्क के मंगल पर आलू की खेती करने के कारनामे से काफी ज्यादा प्रभावित थी। अब उसे ढेरों ईमेल्स भी आने लगे थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी उसे ईमेल कर उसका हौसला बढ़ाया। जल्दी ही मार्क के नए आलू भी तैयार होने वाले थे, जिससे मार्क का आत्मविश्वास चरम सीमा पर था। वहीं दूसरी ओर नासा के अधिकारियों ने ये अनुमान लगाया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो वे 868 सोल तक मार्क को जरूरी सामान भेज पाएंगे। लेकिन तब तक मार्क को अपने आलू की फसल के भरोसे जिंदा रहना था। लेकिन एक रात जब मार्क अपना काम खत्म करके हैप के एयरलॉक में पहुंचा, तभी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से एयरलॉक एक धमाके के साथ उड़ गया, जिससे मार्क उस एयरलॉक के साथ गोता खाता हुआ दूर जाकर गिरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस एयरलॉक को सिर्फ 31 सोल तक काम करने के लिए बनाया गया था, जब तक मिशन भी खत्म हो जाएगा। पर मार्क इसे पिछले 4 महीने से इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और उस एयरलॉक से बाहर आकर हैप की तरफ जाता है। वो अपने हैप में पहुंचता है तो देखता है कि मंगल के खुले वातावरण में उसकी फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले सारे बैक्टीरिया 0 डिग्री से कम तापमान में नष्ट हो चुके हैं, जिस कारण मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी। नतीजतन मार्क का वहां दोबारा खेती कर पाना अब मुमकिन नहीं था। उसने रोवर में जाकर तुरंत नासा तक ये खबर पहुंचा दी, जिसे सुनकर कपूर और नासा के बाकी अधिकारी भी हताश हो गए। अब उन्होंने अनुमान लगाया कि मार्क बचे हुए आलू के साथ केवल 609 सोल तक ही जीवित रह सकता था, इसलिए अब उन्हें केवल 47 दिनों के अंदर ही प्रोब तैयार करके उसे लॉन्च करना था। तभी वे सही समय पर मार्क तक जरूरी सामान पहुंचा पाएंगे। मार्क ने हैप को फिर से साफ किया और उसके दरवाजे को प्लास्टिक से पूरी तरह ढक दिया। खुशकिस्मती से हैप में एक और एयरलॉक मौजूद था, जिससे मार्क अंदर और बाहर आ जा सकता था। कुछ हफ्तों का समय बीता और आखिरकार ब्रूस और उसकी टीम ने दिन रात की मेहनत से प्रोब को तैयार कर लिया। इम्तिहान की घड़ी अब नजदीक आ चुकी थी। नासा के साथ साथ पूरी दुनिया अपना दिल थामे लॉन्च के सफल होने की दुआ कर रही थी। इतने में ही नासा ने रॉकेट लॉन्च किया, जो प्रोब को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। लेकिन तभी बदकिस्मती से लॉन्च के कुछ ही देर बाद प्रोब तहस नहस हो गया। इसका कारण था जल्दबाजी में टेस्टिंग किए बिना प्रोब को लॉन्च कर देना। जब मार्क को लॉन्च के फेल होने की खबर मिली तो उसको सदमा सा लग गया, क्योंकि यह प्रोब उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे पता था कि अब उसके जिंदा बच पाने की संभावना केवल सुई की नोक जितनी है। मार्क ने अपने क्रू से बात की ताकि उसे थोड़ी हिम्मत मिले। उसने कमांडर लुइस को मैसेज किया कि अगर वो मर जाए तो लुइस उसके माता पिता को बताए कि उसके बेटे की मौत के पीछे एक बड़ा और नेक मकसद था।
हालांकि मार्क ने अभी तक हार नहीं मानी थी, बल्कि वो हर हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दूसरी तरफ पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। हालांकि नासा ने इसके लिए अब तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, पर उन्हें पता था कि नासा का मार्क को बचा पाना संभव नहीं है। इसलिए इंसानियत के नाते उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके पास एक रॉकेट पहले से तैयार था जिसे वे वीनस और मर्क्यूरी के ऑर्बिट में भेजने वाले थे। उन्होंने अपना मिशन कैंसिल करके नासा को वो बूस्टर देने का फैसला किया। ये खबर सुनते ही नासा की टीम एक बार फिर नई उम्मीद के साथ मार्क को बचाने के अभियान में जुट गई। इस बार ब्रूस और उसकी टीम पर 28 दिनों में ही प्रोब को बनाने की चुनौती रख दी गई, जहां एक और सारे वैज्ञानिक इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की जद्दोजहद में लगे थे। वहीं उनके बीच एक ऐसा वैज्ञानिक था जो दुनिया से परे सोच रखता था। वो था एस्ट्रोडायनेमिक्स यानी खगोल गतिकी का एक जीनियस रिच पर्नेल, जो कई दिनों से मार्क को मंगल से वापस लाने के अपने प्लान पर काम कर रहा था। आखिर में रिच ने जब अपना प्लान नासा के सुपर कंप्यूटर में परखा तो उसका प्लान कारगर साबित हुआ। रिच उसी वक्त कपूर से मिलने नासा के स्पेस सेंटर पहुंच गया और वहां अपना प्लान समझाया, जिसके बाद कपूर ने तुरंत नासा के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। रिच ने मीटिंग में बताया कि जो हर्मीस इस वक्त धरती की ओर आ रहा है, अगर उसकी गति को और बढ़ा दिया जाए और जब हर्मीस धरती के पास आए तब हम रॉकेट की मदद से उसके पास प्रोब के जरिए जरूरी सामान भेज देंगे, जिसे लेने के बाद उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से दुगनी रफ्तार से वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाएगा और यह मंगल पर पहुंचकर उसका चक्कर लगाएगा। तब मार्क एरिस 4 के मेव में बैठकर मंगल के ऑर्बिट तक आ जाएगा। दरअसल नासा को मंगल ग्रह पर हर मिशन के दौरान भारी मात्रा में सामान की जरूरत होती है, जिसे वो मंगल ग्रह पर एक साथ नहीं भेज सकते। इसलिए उन्होंने एरिस मिशन में लगने वाले मेव रॉकेट को पहले से ही मंगल पर उतार दिया था। अब प्लान ये था कि हर्मीस मंगल के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो उसी वक्त मार्क को भी मेव में बैठकर मंगल के ऑर्बिट में जाना होगा, जहां से लुइस और उसकी टीम मार्क को हर्मीस में ले आएंगे और फिर हर्मीस में बैठकर मार्क बाकी क्रू के साथ सीधा पृथ्वी पर आ जाएगा। हालांकि रिच का प्लान कारगर तो था, लेकिन टेडी सैंडर्स मार्क को बचाने के लिए लुइस और उसकी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो पुराने तरीके से ही काम जारी रखने का फैसला करता है। लेकिन एरिस 3 के मिशन डायरेक्टर मिच को यह फैसला लुइस और उसकी टीम पर छोड़ देना उचित लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए लुइस और उसकी टीम को एक सीक्रेट मैसेज भेजकर उन्हें रिच के प्लान के बारे में सब बता दिया। अब ये फैसला उन्हें करना था कि वे अंतरिक्ष में 29 महीने और बिताकर मार्क को बचाएंगे या अपनी जान के बारे में सोचकर घर वापस लौट आएंगे। इस पर वे सभी मार्क को मंगल से वापस लाने पर सहमत हुए। हालांकि ऐसा करने से वे नासा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे नासा में उन सबका करियर खत्म हो सकता था। लेकिन मार्क को बचाने के लिए उन्होंने अपना करियर और अपनी जान दोनों को दांव पर लगा दिया और एक उत्साह के साथ मार्क के रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़े। जल्दी इसका पता नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स को भी चल गया। अब क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को रोकना उसके हाथ में नहीं था, तो उन्होंने मीडिया में यह ऐलान किया कि नासा ने मार्क को लाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को फिर से मंगल पर भेज दिया। साथ ही उन्होंने मिच को अकेले में बुलाकर मिशन खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा देने के लिए भी कहा। लेकिन सैंडर्स भी चाहता था कि सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित लौट आए, इसलिए जाते जाते उन्होंने मिच से इस मिशन को अच्छे से पूरा करने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ मार्क जियोलॉजिकल रिसर्च को पूरा करने में लग जाता है, जिसके लिए वो लोग मंगल पर आए थे। हालांकि उसे अपनी पूरी टीम का काम अकेले ही करना पड़ रहा था, लेकिन वो हंसते मुस्कुराते हुए उन पलों को कैमरे में सजो रहा था। इसी बीच मार्क को पता चलता है कि उसकी टीम उसे लेने मंगल पर आने वाली है। लुइस ने मार्क को अपना प्लान समझा दिया। प्लान समझने के बाद मार्क काम पर लग गया। उसे आज से 200 दिन बाद वहां से 3200 किलोमीटर दूर मौजूद सैपली क्रेटर के लंबे सफर पर निकलना था, जिसमें उसे 50 दिन लगने वाले थे और 50 दिनों के लिए उसने अपने रोवर में पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत थी। इस पर नासा के वैज्ञानिकों ने मार्क को अपने रोवर पर वाटर रिक्लेमर और ऑक्सीजनेटर को फिट करने की तरकीब बतलाई, जिसे फॉलो करके उसने अपने रोवर को 50 दिनों के लंबे सफर के लिए तैयार किया। इस तरह कुछ दिनों के बाद हर्मीस पृथ्वी के करीब पहुंच गया। उसी वक्त नासा भी चीन के रॉकेट की मदद से हर्मीस पर जरूरी सामान से भरा प्रोब भेजने में कामयाब हो गया।
गया और लुइस और उसकी टीम एक बार फिर मंगल की तरफ रवाना हो गए। वक्त गुजरता चला गया और 7 महीने बीत गए। इस दौरान मार्क ने खाना और पानी जितना हो सके बचाने की कोशिश की। नतीजतन वो दुबला पतला और कमजोर हो गया था, लेकिन बावजूद इसके मार्क का हौसला जरा भी डगमगाया नहीं था। आज ही वो दिन था जब उसे लंबे सफर पर निकलना था। मार्क ने इतने दिन तक उसे बचाए रखने के लिए हैब और बाकी चीजों को धन्यवाद किया और उन्हें गुड बाय कहकर अपने सफर पर निकल पड़ा। मार्क को अपने सफर के दौरान 13 घंटे सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता था। इस दौरान वो आराम कर लेता और दिन ढलते ही फिर से सफर शुरू कर देता। मार्क मंगल पर जहाँ भी जाता वहाँ कदम रखने वाला वो पहला इंसान बन जाता। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया, लेकिन तभी नासा ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। दरअसल ब्रूस के मुताबिक हर्मीज स्पेसक्राफ्ट में इतना ईंधन नहीं बचा कि वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाकर वापस लौट सके, यानी कि मंगल के करीब पहुंचकर हर्मीज अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकता था। साथ ही मार्क जिस मेव में जाने वाला था वो भी इतना भारी था कि उसका मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। मेव बनाया ही सिर्फ मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए था, इसलिए नासा ने मार्क को मेव के सारे सामान और उसके पुर्जे निकालकर उसे हल्का करने के लिए कहा, ताकि वो मंगल के ऑर्बिट से निकलकर हर्मीज के बराबर की स्पीड पकड़ सके और हर्मीज से ज्यादा करीब पहुंच सके। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद मार्क तय समय में मेव तक पहुंच गया। उसने नासा के कहे मुताबिक मेव से वो सारे सामान निकाल फेंके जिसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि मेव की खिड़की, ऊपर का 400 किलो का एयरलॉक और साथ ही सारे कंट्रोल पैनल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम भी, क्योंकि अब मेव का कंट्रोल मार्क के हाथ में नहीं था, बल्कि उसका कंट्रोल क्रू के एक सदस्य मार्टिनेज के पास था, जो उसे हर्मीज से कंट्रोल करने वाला था। मार्क को बस स्पेस सूट पहनकर बैठे रहना था। अब मेव में खिड़की और छत नहीं थी, तो मंगल के वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए नासा के कहे अनुसार मार्क ने मेव के ऊपरी हिस्से को पैराशूट से ढक दिया। क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले काफी पतला होता है, इसलिए नासा ने अनुमान लगाया कि प्लास्टिक या पैराशूट इतना दबाव झेल सकता है। इसी तरह कुछ वक्त बाद हर्मीज भी अपने तय समय पर मंगल ग्रह के करीब पहुंच गया। कमांडर लुइस और उसकी टीम अपने प्लान के साथ मार्क को वापस लाने के लिए तैयार थे। आखिरकार वो समय करीब आ ही गया जब मार्क हमेशा के लिए मंगल ग्रह को अलविदा कहने वाला था। मार्क ने अपना खाना खत्म किया और अपने रोवर को सम्मान पूर्वक गुड बाय कहकर मेव पर आ गया। हालांकि इस मिशन में नासा की टीम कैप्टन लुइस और मार्क की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अत्यधिक दूरी होने के कारण नासा का कोई मैसेज मिलने में 24 मिनट का समय लगता था। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर मार्टिनेज ने मेव को लॉन्च किया। मेव पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो रफ्तार इतनी तेज थी कि पैराशूट मेव से अलग होकर उड़ गया, जिससे हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि मार्क उसे सहन नहीं पाया और एकाएक बेहोश हो गया। हालांकि मेव वायुमंडल से बाहर आकर मंगल की परिक्रमा करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हर्मीज से उसकी दूरी 68 किलोमीटर थी, जिससे लुइस का मार्क को अपनी शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुइस ने मार्टिनेज को हर्मीज का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर की मदद से हर्मीज को जितना हो सके मेव के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी बेहोश पड़ा था। पृथ्वी पर भी सारे लोग लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद मार्क को होश आ गया। मार्क की आवाज सुनकर लुइस और उसकी टीम को खुशी जरूर हुई, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि मेव और हर्मीज के घूमने की रफ्तार में 42 किलोमीटर पर सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हर्मीज पर ला पाना नामुमकिन था। अगर वे हर्मीज के घूमने की रफ्तार को कम करके मेव की रफ्तार के बराबर ले आए तभी वे मार्क को पकड़कर हर्मीज पर ला सकते थे, लेकिन इसके लिए वे दोबारा हर्मीज का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना ईंधन नहीं बचता कि वे वापस पृथ्वी पर लौट पाते। लेकिन इसी बीच लुइस को एक आइडिया आया। उसने अपने एक टीम मेंबर एलेक्स वोगल, जो कि एक केमिस्ट था, उसे शिप में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके एक बॉम्ब बनाने को कहा, जिसके बाद वोगल ने बॉम्ब बनाना शुरू किया। कुछ समय बाद वोगल ने बॉम्ब बनाकर तैयार कर दिया। तब तक बैक ने भी प्लान के मुताबिक हर्मीज के सामने वाले एयरलॉक में पहुंचकर उसे खोल दिया, जिसके बाद जोहानसन बॉम्ब लेकर बैक के पास सामने वाले एयरलॉक में आ गई और उस बॉम्ब को बिजली के तार से जोड़ दिया और वापस स्पेसशिप में लौट गई। उसके बाद बैक ने एयरलॉक में बॉम्ब लगाया और उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद करके वापस पीछे के एयरलॉक से लौट गया। इस दौरान लुइस भी स्पेस सूट पहनकर बैक के पास आ चुकी थी। उसके बाद लुइस के आदेश पर उन्होंने एयरलॉक में ब्लास्ट किया, जिससे एक झटके से सारी हवा सामने की ओर से निकली और उस हवा के विपरीत झटके से हर्मीज की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे अब हर्मीज और मेव की रफ्तार लगभग बराबर हो चुकी थी।
होगी, लेकिन उनकी दूरी अब भी ज़्यादा थी। इसके लिए खतरे को देखते हुए बैग की जगह लुइस ने मार्क को लाने का फैसला किया और रस्सियों के सहारे लुइस मार्क की तरफ बढ़ गई। लेकिन बदकिस्मती से मार्क तक पहुंचने के लिए उसकी रस्सियां कम पड़ गई थी। इसे देखते हुए मार्क ने अपना तरीका आजमाया और उसने अपने ग्लव्स को पंचर करके उसके प्रेशर की मदद से उड़ता हुआ लुइस की तरफ जाने लगा। पर तभी वो लुइस का हाथ पकड़ने से चूक गया, लेकिन खुशकिस्मती से रस्सियां उसके हाथ में आ गई। ये देखकर बैक ने जल्दी से मार्क और लुइस को हर्मीस पर खींच लिया। इस तरह कमांडर लुइस और उसकी टीम मार्क को बचाने में कामयाब हो गए। ये खबर सुनकर नासा के साथ साथ दुनिया भर के लोग खुशी से झूम उठे। अपने दोस्तों से मिलकर मार्क भी बहुत खुश हो गया। इस तरह मंगल ग्रह पर 18 महीने फंसे रहने के बाद मार्क वापस पृथ्वी पर लौट आया। पृथ्वी पर पहला दिन मार्क के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब वो नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें भी अपने संघर्ष की कहानियों से प्रेरित करता है। और आखिरकार एरिस 4 मिशन के लॉन्च के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।